हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस चैनल पर बात करने जा रहे हैं एमपी जेईई के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यह वे क्वेश्चन है जो आपके पहले आए हुए हैं। ये साइंस के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एमपी के स्टेट लेवल के जो अदर एग्जाम है जैसे एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, एमपी एसआई और एमपी फॉरेस्ट गार्ड, सभी के लिए आपके ये जैसे अभी सब इंजीनियर का भी एग्जाम निकला है, तो दोस्तों सभी के लिए ये आपके साइंस के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यह वो क्वेश्चन है जो आपके पहले आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप एसएससी रेलवे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी रेलवे वाले भी इसको देख सकते हैं और यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है मैडम क्यूरी, रोएंटजेन और यहाँ पर है हेनरी बेकुरल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, जो फिनोमेनन है, जो फिनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी यहाँ पर हेनरी बेकुरल ने। इन्होंने कब की थी? इन्होंने 1896 में की थी। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बता दें मैडम क्यूरी के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने रेडियम और पोलोनियम इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की थी। कौन कौन से? रेडियम और पोलोनियम। तो यह आपको ध्यान रखना है और इनको 1903 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है मैडम क्यूरी को। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपका अगर रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज के बारे में पूछा जाए तो आपके हेनरी बेकुरल बिल्कुल राइट आंसर है। और जो रोएंटजेन है इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। तो एक्स किरणों की खोज की थी किन्होंने की थी? रोएंटजेन ने की थी। कब की थी? 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ओजोन परत हमारी रक्षा किस किरणों से करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है विकिरणों से, मतलब रेडिएशन से, पराबैंगनी किरणों से यानी अल्ट्रावायलेट रेज से, ज्वलन किरणों से यानी बर्निंग रेज से, और हानिकारक किरणों से यानी हार्मफुल रेज से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है पराबैंगनी किरणों से। आपको पता है ओजोन परत जो है वह हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है। और अगर आपको बता दें दोस्तों, ये पराबैंगनी किरणें हैं, यह 3 प्रकार की होती हैं। अल्ट्रावाइट जो आपकी ये अल्ट्रावायलेट रेज ए, और अल्ट्रावायलेट रेज बी और अल्ट्रावायलेट रेज सी। तो दोस्तों ये तीनों जो किरणें रहती हैं ये काफ़ी हार्मफुल होती है, जिनमें से जो UVA है यह काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें ओजोन परत हमारे किस मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, यह समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाती है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, कि जो ये ओजोन परत है दोस्तों, इसके लिए ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आया है, इसीलिए मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी। तो यह आपको बताना है जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। बात की जाए प्रोटॉन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें हमारे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों प्रोटॉन की अगर खोज पूछी जाए तो गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर न्यूक्लियस का पूछा जाए तो आपको यहाँ पर बता दें न्यूक्लियस यानी यहाँ पर आपका जो केंद्रक है उसके बारे में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह जो कोशिका में केंद्रक पाया जाता है तो उसके लिए यह रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यह आपका बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, फ्लोक्विनोन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है फ्लोक्विनोन। जी हाँ दोस्तों, फ्लोक्विनोन यहाँ पर विटामिन ए का दूसरा नाम है, या ए विटामिन के का दूसरा नाम है, यह आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं राइबोफ्लेविन की। तो यहाँ पर बता दें आपको राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और यहाँ पर आप बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से आपका जो खून का थक्का है तो वो नहीं बनता, यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है इसकी कमी से। और यहाँ पर बता दें अगर इसके जो स्रोत है, मतलब इसकी पूर्ति के लिए जो स्रोत है, क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, तो वो हम आपको बता दें। यहाँ पर चुकंदर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर पालक हो गया। ये चीज़ें आपको खानी है जो जिसमें लोह पदार्थ पाया जाता है, मतलब आयरन उपस्थित रहता है। ये इसका स्रोत है।
तो ये आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। और आपको बता दें यहाँ पर विटामिन के स्रोत भी आपको ध्यान रखना है, जैसे पालक हो गया, चुकंदर हो गया, और इसका रासायनिक नाम जो है फ्लोक्विनोन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह है आपका किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन है मूंगफली, सोयाबीन, गेहूँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका सोयाबीन। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन में प्रति ग्राम सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन में कभी आता है तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो क्वेश्चन में पूछी जाती है बार बार, प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है। तो आपको पता है प्रोटीन का पाचन आपके पेट में यानी उदर में होता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वह आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे ही आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट पहुँचेगा तुरंत, तो तब से उसका पाचन शुरू हो जाता है। और जो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है वह उसका उदर से यानी पेट से शुरू होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका गुण है। तो आपको बताना है रेडियो एक्टिविटी निम्न में से किसका गुण है। तो यहाँ पर ऑप्शन है नाभिक का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह है यहाँ पर नाभिक का। जी हाँ दोस्तों, रेडियो सक्रियता आपकी रेडियो एक्टिविटी नाभिक का गुण है, यह आपको ध्यान रखना। रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जो स्वतः ही विकिरण उत्पन्न करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पारा का मुख्य अयस्क क्या है। पिंचब्लैंड, बॉक्साइट, सिनेबार, लिथियम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका सिनेबार। जी हाँ दोस्तों, सिनेबार जो है वह आपका पारा का अयस्क है, यह क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया है। और यहाँ पर पिंचब्लैंड भी आपको ध्यान रखना है, पिंचब्लैंड किसका है, यह यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की जाए बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट आपका किसका अयस्क है, यह आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, यह भी आपको ध्यान रखना है। लिथियम हमारी सबसे हल्की धातु है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। यहाँ पर और अगला क्वेश्चन है शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है, तो कहाँ से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सांस से, पसीना से, मूत्र से, मल से। तो सबसे ज़्यादा जो शरीर से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है वह हमारे मूत्र यानी यूरिन से उत्सर्जित होता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो रक्त का थक्का है वह किसकी कमी से होता है, वह होता है विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। मतलब अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो आपको रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो यह ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है श्वेत रक्तकण, लाल रक्तकण, प्लेटलेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्लेटलेट। जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट जो है वह रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, निभाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका है हाइड्रोजन। और यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दें कि जो हाइड्रोजन है, अगर इस प्रकार का भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वह है हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी पोजीशन 1 है, पहले नंबर पर यह पाया जाता है। तो अगर सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। और अगर आपसे यह पूछ ले कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो वो भी आपकी हाइड्रोजन होगी। और अगर धातु तत्व आपसे पूछे सबसे हल्का, तो वह आपका कौन सा है, लिथियम, वह आपका कौन सा है, लिथियम है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको बताएं जो हीलियम है यह हमारी अक्रिय गैस है, तो यह आपको ध्यान रखना है, यानी निष्क्रिय गैस है, शून्य समूह में पाई जाती है, शून्य समूह में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एटीपी का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन टेट्राफॉस्फेट, नन ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, एटीपी का स्टैंडर्ड यानी फुल फॉर्म स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका जेरोथैल्मिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है जेरोथैल्मिया को रोकने के लिए आपके किस विटामिन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह है आपका विटामिन ए। इसमें होता क्या है इस रोग में क्या होता है, आपके आँखों से आँख आपकी जो रहती हैं वह आंसू पैदा नहीं कर पाती, मतलब उनसे आंसू नहीं निकल पाते हैं, यह रोग हो जाता है। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं इस रोग के कारण। और इस रोग को दूर करने के लिए आपको विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो विटामिन ए है वह आपका जेरोप्थेल्मिया को रोकने के लिए आवश्यक होता है। तो अगर उल्टा आपसे पूछ ले कि जेरोप्थेल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन ए आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए का एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, वह आता है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वह विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी में क्या होता है, हमको रात में चीज़ें दिखती नहीं हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम जो है आपका वह क्या है, रेटिनॉल। यह आपको ध्यान रखना है। और अगर विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछे तो विटामिन बी में काफ़ी ज़्यादा विटामिन है, जैसे विटामिन B1 B2 ऐसे करके आपके B12 भी है, B5 भी है, ऐसे करके काफ़ी विटामिन है, जिसमें से मैं एक दो का नाम बता देता हूँ। जैसे विटामिन B1 का नाम है आपका थायमीन, और इसी के कारण आपका बेरी नामक रोग होता है, इसकी कमी से आपका बेरी रोग होता है। और विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के आपको ये ध्यान रखना है। और आगे यहाँ पर बात करते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम की, तो यहाँ पर विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह है आपका कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, वह है एस्कॉर्बिक एसिड। तो यह आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से आपका क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से आपका जेरोप्थेल्मिया और रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से आपका क्या होता है, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से आपका क्या होता है, विटामिन डी की कमी से आपका जो रोग होता है वह होता है आपका रिकेट्स रोग। और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है -4 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका पानी का घनत्व जो होता है वह सर्वाधिक होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, तो आपको यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पास्कल किसका मात्रक है, तो यह आपका जो मात्रक है आपका यूनिट है ऊर्जा की, दाब की, गति की, ऊष्मा की। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका दाब। जी हाँ दोस्तों, पास्कल आपकी दाब की इकाई है। अब दोस्तों इसमें एक और पूछा जाता है और इसी में लोग गलत कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पास्कल जो है आपकी दाब की इकाई है। और पारसेक पूछा जाता है, पारसेक, तो पारसेक आपकी यह आपकी जो इकाई होती है वह आपकी दूरी की इकाई होती है। तो आपको अगर यहाँ पर पास्कल पूछा जाए तो दाब की इकाई होती है और पारसेक आपकी दूरी की इकाई होती है। रक्त प्लेटलेट के जीवन का समय करीब कितने दिन का होता है, तो आपको यह बताना है। ब्लड प्लेटलेट जो होती हैं उनकी आयु कितने दिन की होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 से 18 दिन, 1 से 3 दिन, 3 से 5 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह है आपका 3 से 5 दिन। जी हाँ दोस्तों, ब्लड प्लेटलेट्स की आयु आपकी 3 से 5 दिन होती है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ब्लड प्लेटलेट्स की कमी से ही आपके शरीर में डेंगू रोग है उसके होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। अगर कभी पूछ ले कि डेंगू रोग किसकी कमी से होता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स की कमी से आपका डेंगू रोग होता है। तो यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर हमने अभी इसके रिलेटेड में एक और क्वेश्चन करा था कि जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है उनकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ब्लड प्लेटलेट्स के 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो है ब्लड प्लेटलेट्स की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, और दूसरा आपका ब्लड प्लेटलेट्स की कमी होने पर आपका डेंगू रोग होने का खतरा रहता है। यानी डेंगू रोग आपका जो होता है वह ब्लड प्लेटलेट्स की कमी से होता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए, जो सामान्य मनुष्य होता है, एक सामान्य मनुष्य में 1.5 से 4.5 माइक्रोलीटर ब्लड प्लेटलेट्स होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है, 1.5 से 4.5 लाख आपके शरीर में माइक्रोलीटर होती है एक स्वस्थ मनुष्य में। तो यह आपको ध्यान रखना है।